गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जीऊं। ये अल्फाज थे उस शेर मैसूर के जिसने ताकतवर अंग्रेजों को घुटने टिकवा दिए थे। वो शेर मैसूर था हजरत टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की बहादुरी, दानिशमंदी और ताकत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो टीपू सुल्तान ही था जिसने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने से रोके रखा था। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास का पहला स्वतंत्रता सेनानी था और दुनिया का सबसे पहला रॉकेट बनाने वाला इंसान था। आज इसी टीपू सुल्तान के बारे में बात की जाएगी, मगर इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटका के देवनाहल्ली में हुआ था। एक बुजुर्ग वली टीपू मस्तान ओलिया के नाम पर टीपू सुल्तान का नाम टीपू पड़ा, जबकि उनका असली नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली और माँ का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। हैदर अली कोई राजा महाराजा के घराने से नहीं थे, बल्कि मैसूर की सल्तनत में एक आम से सिपाही थे, मगर वो अपनी बहादुरी और तेज अक्लमंदी के चलते सल्तनत में बड़े बड़े ओहदे हासिल करते गए और आखिरकार सन 1761 में वो मैसूर सल्तनत के सुल्तान बन गए। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे और इसी बात का उनको बहुत दुख होता था। इसीलिए हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को हर तरह की तालीम दिलवाई, जिसमें साइंस, जियोलॉजी, मैथ, लैंग्वेज एजुकेशन और दीन इस्लाम का इल्म शामिल था। टीपू सुल्तान के पास किताबों की एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें इतिहास, विज्ञान, इस्लाम से संबंधित अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी जुबानों में तकरीबन 2000 से ज्यादा किताबें थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में सब कुछ सही सही जानना है तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहना। दोस्तों, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पूरा कंट्रोल कर ही लिया होता अगर हैदर अली ना होते तो। भारत का दक्षिणी हिस्सा अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, मगर वहाँ हैदर अली की मुस्लिम सल्तनत थी। अंग्रेज कहा करते थे कि जिस दिन मैसूर का इलाका हम फतह कर लेंगे उस दिन भारत हमारा होगा। इसीलिए सन 1767 में अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला कर दिया। इसे एंग्लो मैसूर की पहली जंग कहते हैं। इस जंग में शेर बनकर आए अंग्रेज हैदर अली के सामने गीदड़ बनकर रह गए। हैदर अली ने अंग्रेजों को ऐसी पटखनी दी कि अंग्रेज संभल ना सके। इसी जंग में सिर्फ 15 साल का टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से खूब बहादुरी के साथ लड़ा। यही जंग टीपू सुल्तान की पहली जंग थी। इस जंग के बाद टीपू सुल्तान को समझ आ गया था कि अगर भारत से अंग्रेजों को ना भगाया गया तो वो वक्त करीब है जब पूरा भारत इन अंग्रेजों का गुलाम बन जाएगा। इस जंग में जब हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान की बहादुरी के जोहर देखे तो उन्होंने टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के खिताब से नवाजा। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है और इसके पीछे एक जबरदस्त सच्ची कहानी जुड़ी है। वो ये कि एक बार टीपू सुल्तान अपने किसी फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार पर गए थे कि अचानक एक बाघ, एक टाइगर ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान के हाथ से बंदूक गिर गई, मगर फिर भी टीपू सुल्तान उस बाघ से लड़ते रहे और फिर किसी तरह बंदूक उठाई और बाघ को मौत के घाट उतार दिया। इसी वाकये के बाद टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। दोस्तों, एंग्लो मैसूर की पहली लड़ाई जो सन 1767 से 1769 तक चली थी, उसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था और इसी वजह से अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ शांति समझौता कर लिया। मगर दुनिया जानती है कि ये अंग्रेज कितने मक्कारी और दगाबाज होते हैं। अंग्रेज जल्द ही दोबारा मैसूर पर हमला करने की तैयारियों में जुट गए और फिर अंग्रेजों ने 1780 में फिर से मैसूर सल्तनत पर हमला कर दिया। इसे एंग्लो मैसूर की दूसरी जंग कहते हैं। इस जंग में तो टीपू सुल्तान ने आगे बढ़कर अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। 1785 में अचानक हैदर अली की मौत हो गई और टीपू को मैसूर सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान बनते ही टीपू ने अंग्रेजों को और बुरी तरह से खदेड़ना शुरू कर दिया था।
अपनी सल्तनत के खोए हुए हिस्सों को अंग्रेजों से वापस छीन लिया था। आखिरकार जंग के 4 साल बाद 1784 ईस्वी में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के आगे घुटने टेक दिए और दोबारा शांति समझौता कर लिया। टीपू सुल्तान की सल्तनत में उनकी रियाया बहुत खुश रहती थी, खासकर मैसूर के किसान। टीपू ने अपनी सल्तनत में विकास के बहुत काम कराए। सड़कें, गरीबों के लिए घर, मकान, राशन, रोजगार और किसानों को फसलों का अच्छा खासा मुआवजा मिलता था। कहा जाता है कि पूरे भारत की सारी सल्तनतें मिलकर जितना कमाती थी, उससे ज्यादा तो सिर्फ मैसूर की सल्तनत की आमदनी थी। इसीलिए तो अंग्रेज पूरे भारत को छोड़कर सिर्फ टीपू सुल्तान को हराने में तुले थे। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के 1 साल बाद ही मराठों ने भी टीपू सुल्तान पर हमले करने शुरू कर दिए, मगर मराठे हर बार टीपू से मार खाकर घर लौट जाते। दूसरी तरफ निजाम भी अब टीपू सुल्तान से जंग लड़ने की तैयारी में आ गए। बस यहीं से अंग्रेजों ने अपनी चालबाजियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। मराठे और निजाम जब टीपू सुल्तान के खिलाफ हो गए तो अंग्रेजों ने अपना आखिरी पासा फेंका। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को दौलत और मैसूर की सल्तनत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। टीपू सुल्तान अब अकेले पड़ गए और चारों तरफ से घिर गए। मगर टीपू की हिम्मत और बहादुरी की दाद दीजिए कि टीपू सुल्तान ने फिर भी अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। टीपू सुल्तान बार बार मराठों और निजाम से कहते रहे कि ये अंग्रेज तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, ये हमें आपस में लड़ाकर भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। मगर अफसोस, टीपू की ना निजाम ने सुनी और ना ही मराठों ने। सन 1790 में अंग्रेज प्लस निजाम प्लस मराठाओं ने मिलकर टीपू सुल्तान पर हमले कर दिए। ये तीसरी एंग्लो मैसूर जंग थी। टीपू सुल्तान जानता था कि वो अपनी छोटी सी फौज के साथ अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर पाएगा, मगर फिर भी टीपू सुल्तान लड़ता रहा। जब टीपू को लगा कि उसके सैनिक, उसकी सल्तनत के मासूम लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, तब टीपू को मजबूरन अंग्रेजों के आगे सरेंडर करना पड़ा। 2 साल चली इस जंग में टीपू को इतना नुकसान हुआ कि मानो सल्तनत की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई थी। अंग्रेजों ने टीपू के साथ 1792 में श्रीरंगापट्टनम का समझौता किया। इस समझौते के तहत अंग्रेजों ने टीपू की सल्तनत का 50% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और हर साल 1 करोड़ रुपए हर्जाना वसूल किया। यहाँ तक कि टीपू के 2 बेटों को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों का साथ देने वाले मराठों और निजाम को भी अंग्रेजों ने खूब दौलत और मैसूर सल्तनत के कुछ हिस्से देकर खुश कर दिया। हाय अफसोस, जब टीपू सुल्तान भारत के लिए अकेला लड़ रहा था, तब कुछ लोग अपने ही देश के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। दोस्तों, इतिहास में मिसाइलों का इस्तेमाल सबसे पहले टीपू सुल्तान ने ही किया था। इसीलिए टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। टीपू सुल्तान किसी साइंटिस्ट से कम ना थे। उनकी इजाद करदा मिसाइलों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की ताकत कुछ कमजोर हो गई थी। इसीलिए टीपू ने ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि टीपू की ये मिसाइलें दीपावली में जलाई जाने वाली रॉकेटों से थोड़ी ही बड़ी थी, मगर उस वक्त तक किसी ने ऐसा हथियार इजाद नहीं किया था जो हवा में इतनी तेजी से उड़कर दुश्मनों पर हमला कर दे। अंग्रेजों से अपनी हार का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान पल पल तड़पता रहा और हर रोज अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की कोशिश में लगा रहा, जबकि मराठे और निजाम अंग्रेजों की गोद में बैठे थे। अंग्रेज भारत पर अपना संपूर्ण राज चाहते थे, मगर अब भी टीपू उनके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा था। इसीलिए अंग्रेजों ने एक बार फिर मैसूर पर हमला करने का प्लान बनाया। इस बार तो अंग्रेज और भी मजबूत हो गए थे। एक तो ये कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू की ताकत आधी रह गई थी, और दूसरा ये कि अंग्रेजों के साथ अब मराठा और निजाम भी थे। अंग्रेजों को पूरा यकीन था कि इस बार टीपू का खेल खत्म ही कर देंगे। सन 1799 में
अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर टीपू पर हमला बोल दिया। ये एंग्लो मैसूर की चौथी जंग थी। अंग्रेज मराठों और निजाम को मिलाकर 50,000 की सेना बनी, जबकि टीपू सुल्तान के पास इसकी आधी फौज भी नहीं थी। मगर टीपू के पास अब भी मिसाइल और जबरदस्त तोपें थी। अंग्रेजों ने टीपू के किले को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में किले की एक दीवार में छेद हो गया। अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह इस छेद से किले में घुसा जाए। यहाँ अंग्रेजों की सबसे बड़ी और आदतन वाली साजिश का पता चला। टीपू की सेना में एक सिपह सालार था, मीर सादिक। अंग्रेजों ने उसे दौलत और सल्तनत का लालच देकर खरीद लिया था और मीर सादिक टीपू से गद्दारी करने पर भी राजी हो गया। जब अंग्रेजों ने किले की दीवार पर छेद कर दिया, तब मीर सादिक ने अपनी फौज को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया और अंग्रेजों को संकेत दे दिया कि अब रास्ता साफ है। और फिर अंग्रेज किले में घुसते चले गए। जब टीपू को पता चला कि अंग्रेज किले में घुस गए हैं, तो टीपू खुद अपनी बंदूक लेकर अंग्रेजों से लड़ने बाहर आ निकले। टीपू अकेले ही खूब बहादुरी के साथ अंग्रेजों से लड़ते रहे, मगर अंग्रेजों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों ने टीपू पर गोलियां बरसा दी। बहादुर टीपू फिर भी न रुका और अपनी तलवार लेकर अंग्रेजों के सर कलम करता रहा। टीपू के सीने पर कई गोलियां लगीं और टीपू बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। अंग्रेजों ने मैसूर के किले पर कब्जा कर लिया, मगर टीपू की लाश को उठाने में अब भी अंग्रेज कांप रहे थे। अगली सुबह मैसूर की गलियों में जब टीपू सुल्तान का जनाजा निकला, तो सल्तनत की रियाया खूब जोर जोर से रो रही थी। अंग्रेज खुद इस बारे में कहते हैं कि अगर मीर सादिक हमारे साथ ना मिलता, तो हम कभी टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाते। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने कहा, अब भारत हमारा है। दोस्तों, अंग्रेजों के लालच और लूट मार से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया, तो उनके महल से हर कीमती चीज चुरा ले गए। उनकी तलवार आज भी लंदन के म्यूजियम में सजी है। टीपू के वो मिसाइल भी अंग्रेज उठा ले गए, जिन पर रिसर्च करके अंग्रेज वैज्ञानिक आज की आधुनिक मिसाइलें बनाना सीख रहे हैं। ये तो छोड़ो, अंग्रेजों ने तो टीपू सुल्तान की अंगूठी तक को ना छोड़ा, वो भी चुरा ले गई। और फिर इन्हीं अंग्रेजों ने बाद में पूरे भारत को लूटा और हर कीमती चीज चुरा ले गए। टीपू के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने वाले मराठों और निजाम को भी अंग्रेजों ने बाद में अपनी साजिश का शिकार बनाकर खत्म कर दिया। दोस्तों, हिंदुओं पर जितना टीपू सुल्तान मेहरबान थे, उतना तो शायद खुद हिंदू राजा भी न थे। टीपू की सल्तनत में हिंदुओं को खूब जागीरें मिली। उनके मंदिरों को जमीनी दान, सुरक्षा सब टीपू के जरिए मुहैया कराई जाती थी। टीपू हिंदू मंदिरों को नियमित तौर पर दान दिया करते थे और मंदिरों के पुजारियों का सम्मान किया करते थे। मगर आज के झूठे देशभक्तों को कौन समझाए? उनके दिमाग में तो अब गोबर भरा पड़ा है। अब कोई सही इतिहास उनके दिमाग में नहीं जाने वाला। ये अब कितने भी मुस्लिम बादशाहों से जलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम तो इनकी और ज्यादा जलाएंगे। दोस्तों, अंग्रेजों की हमेशा से डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो वाली नीति रही है। इसीलिए अंग्रेज जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा। एक हिंदू युग, दूसरा मुस्लिम युग और तीसरा ब्रिटिश युग। अंग्रेजों ने जानबूझकर अपने युग को ईसाई युग नहीं कहकर ब्रिटिश युग कहा, क्योंकि उनको हिंदू और मुसलमानों को इतिहास के पीछे आपस में लड़वाना था और इस काम में अंग्रेज खूब कामयाब भी हुए। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ भी यही किया। अंग्रेजों ने टीपू को हिंदुओं का दुश्मन होने का झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। टीपू पर झूठे आरोप लगाए कि टीपू ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा है, टीपू ने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया है। अंग्रेजों ने टीपू को इसलिए बदनाम किया ताकि हिंदू जनता और कई हिंदू राजा टीपू के समर्थन में न आए, बल्कि अंग्रेजों का साथ दें। हुआ भी यही। जब अंग्रेजों ने टीपू के साथ जंग की, तो कोई भी हिंदू राजा टीपू की मदद करने न आया, बल्कि हिंदू राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। याद रखो, आज जो लोग मुसलमानों को गद्दार और अपने आप को देशभक्त कहते हैं, आने वाले इतिहास में उनके बारे में ये जरूर लिखा जाएगा
कि इन लोगों ने झूठ, मक्कारी, चालबाजी और अफवाहों के दम पर अपना मकसद हासिल करने की कोशिश की। आने वाला वक्त इन पर जरूर थूकेगा।